यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के साथ ही अब छात्रों के जीवन के साथ भी एक जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विदेशों में रह करके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे छात्र, अब वो अपने वतन लौट रहे हैं। ऐसे में एफएमजी और एनएमसी की जो गाइडलाइंस हैं वो काफी डिफरेंस हैं। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह जी हैं। सर, क्या कुछ गाइडलाइन है? देखिए, जो इस समय तक की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो भी विदेश से डिग्री प्राप्त करके आते हैं उनको यहाँ पे एक अर्हता परीक्षा पास करनी होती है। एनएमसी की तरफ से यह परीक्षा रेगुलर होती है और जब वो लोग इसको पास कर लेते हैं उसके बाद ही वह भारत में किसी प्रकार की प्रैक्टिस के लिए लायक हो पाते हैं और उनकी डिग्री को मान्यता प्राप्त होती है। नेशनल मेडिकल कमीशन की अगर बात की जाए, एफएमजी की बात की जाए, तो 2021 में एक गाइडलाइन जारी की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो छात्र विदेशों में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें वहीं पर रह करके 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद में भारत आकर के 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर के वो प्रैक्टिस के लायक हो पाएंगे। देखिए, लगातार गाइडलाइंस चेंज करती रहते हैं एनएमसी और अपनी चीजों को अपडेटेड करते रहती हैं। तो जिस भी प्रकार से एनएमसी की गाइडलाइन होती हैं उसी का पालन करना पड़ेगा। ये जटिल इसलिए विषय हो गया है क्योंकि हालात अभी इस समय बदतर हैं और किसी को भी नहीं पता कि ये कब तक सुधरेंगे। तो ऐसी अवस्था में लेकिन जो कानून है या किसी भी प्रकार से जो गाइडलाइन जारी की जाती हैं वह पूरी परिपक्वता से जारी की जाती है और साथ ही साथ जितने भी पहलू होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके जारी की जाती है। तो वर्तमान में इनमें किसी प्रकार का यदि परिवर्तन भी संभव होगा तो एनएमसी की तरफ से ही संभव हो पाएगा। अक्सर सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला छात्र अगर कोई कारणवश पश्चिम बंगाल में जाता है या तमिलनाडु में जाता है तो उस यूनिवर्सिटी को चेंज कर दिया जाता है और उन वर्षों को साथ में काउंट करते हुए आगे की पढ़ाई को प्रोसीड करा दिया जाता है। लेकिन जो विदेश में रह रहे हैं छात्र, कोई 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, कोई 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, कोई इसी वर्ष पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में इंटर्नशिप करने की तैयारी में था। ऐसे में हालात इतने बस ज्यादा बदतर हो चले हैं, जो भी मीडिया एजेंसीज हैं वहां की कह रही हैं। तो अब सारे छात्र अपने वतन वापसी कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इन छात्रों का जीवन कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा? देखिए, यहाँ पे एक तकनीकी पहलू को आपको समझ लेना नितांत आवश्यक है। भारत में आपने सभी ने देखा होगा कि नीट की प्रवेश परीक्षा की जाती है और साथ ही साथ अब तो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर अभी लगभग ना के बराबर है। परंतु यदि आप कोर्स की बात करें तो भारत में जो नीट के माध्यम से जो सिलेक्शन होते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटे से हो या फिर आपका स्टेट कोटे से हो, कोर्स का सिलेबस लगभग एक ही है। एक ही सिलेबस होने की वजह से कभी कभी म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाया करते थे, जो अब वर्तमान परिस्थिति में वे भी बंद है। परंतु फिर भी यदि आप देखा जाए तो यहाँ पर इसलिए ये दुविधा नहीं होती कि उत्तर प्रदेश में लड़का बिहार चला गया, बिहार का लड़का बंगाल चला गया, क्योंकि कमोवेश हमारा जो पूरा मेडिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है वो सेम है। परंतु यहाँ पे जटिलता यह है कि हम इसको किसी भी विदेश की डिग्री से मैच नहीं कर सकते उसमें, और हमारे जो कोर्स में है काफी हद तक असमानता है। इस असमानता की वजह से इसको उसके समतुल्य नहीं रखा जा सकता, नहीं माना जा सकता, जबकि भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक स्टेट में या नेशनल लेवल पर भी अगर हम देखा जाए तो हमारा करिकुलम सेम है। सर, बात की जाए तो 6 साल एमबीबीएस विदेश में जो रह रहा है छात्र, उसको 6 साल का कोर्स एमबीबीएस का करना पड़ता है। 1 साल वो इंटर्नशिप करता है, भारत में आकर के वो 1 साल इंटर्नशिप करता है। उसके बाद में उसके पास में 2 साल का समय बचता है प्रैक्टिस के लिए, अप्लाई करने के लिए। ऐसे में अगर ये हालात इसी तरह नहीं बदले तब क्या होगा इन छात्रों का? तब तो 10 साल ये कंप्लीट हो चले होंगे। कोई छात्र इस वर्ष अगर कंप्लीट कर रहा है तो उसके पास 3 साल बचे हुए हैं, लेकिन अगर वो इंटर्नशिप वहां पे नहीं कंप्लीट कर पाता है फिर यहाँ पे वो आता है। देखिए, जब भी कभी इस प्रकार की जटिल समस्याएं आती हैं जिनके बारे में किसी को भी पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ सिंपैथेटिक जो कॉर्नर्स होते हैं, कुछ जो मानवता से जुड़े हुए पहलू होते हैं, उन पे हमेशा विचार विमर्श किया जाता है। इसमें जो भी ये जितने भी आप मुद्दे हमसे पूछ रहे हैं या इसमें जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज शामिल होंगी,
इन सभी सवालों के जवाब, इन सभी इनके जितने भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ये सभी रेगुलेटरी बॉडीज और गवर्नमेंट हैं, वही मिलकर के इसमें डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि यह किसी भी विशेषज्ञ के लिए कह देना या सुझाव दे देना अभी इस समय बिल्कुल भी किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। परंतु हर हालत में एक संभावना ये जरूर रहती है कि कोई भी दृष्टिकोण इस प्रकार का आएगा कि बहुत से छात्रों का यदि वे बॉर्डर लाइन पर होंगे तो उनका नुकसान ना हो। इस नुकसान को कैसे भरा जाएगा, क्योंकि अभी तो युद्ध में आपात स्थिति होती है, आपात स्थिति में तो बिल्कुल आपात उपाय करने पड़ते हैं। इन सब उपायों के बाद जब जिंदगी पटरी पर लौटेगी तो उसमें पटरी पर लौटने के बाद में किस प्रकार से बेनिफिट दिए जा सकते हैं, इसका सारा का सारा दारोमदार किसी भी तरीके से सरकार या नेशनल मेडिकल काउंसिल के अधीन रहेगा। सर एनएमजी अगर एफएमजी की बात की जाए तो जो 2021 की गाइडलाइन है, ऐसे में देखते हुए जिस तरीके का ये वॉर बना हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ऐसे में क्या लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ बड़ी पहल कर सकता है अमेंडमेंट को लेकर के गाइडलाइन में? इस प्रकार की किसी भी चीज का जो वास्तविक जो दृष्टिकोण है वह सरकार के माध्यम से ही इसमें पूरा किया जा सकता है। इस पर और किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की टिप्पणी संभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह जी। इनका कहना है कि अमेंडमेंट सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर निर्भर करती है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है, और इस आपात स्थिति को देख करके शायद कुछ नए नियम लाए जा सकें। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।